हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी हिंदी साहित्य की जो सीरीज है वो आपकी यहाँ पर कंटिन्यू आपकी है। हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से अपनी हिंदी साहित्य को बेहतरीन तरीके से कवर सकते हैं। ये हिंदी साहित्य की सीरीज में आप टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट जैसे बड़े से बड़े एग्जामों को भी आप लोग यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बिल्कुल डिटेल के साथ आपको पढ़ा रहे हैं और साथ में यहाँ पर आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो भी आपको करा रहे हैं। यानी इस वीडियो में आपको आदिकाल का पूरा थ्योरी आपको कंप्लीट होगा और इसी के साथ जो आपके कम से कम 100 प्रश्न जो आपकी पीवाईक्यू हैं वो हम आपको इसी वीडियो में आपको कवर कराएंगे। हमारे वीडियो थोड़े से बड़े हो सकते हैं, लेकिन आपकी क्वालिटी में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी और कंटेंट आपका बिल्कुल लाजवाब होगा। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, पूरी हिंदी साहित्य को इसी को पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग 99 रुपये पे करना चाहते हैं तो हमारे ऐप में जाकर पे कर सकते हैं। वहाँ से हिंदी साहित्य का जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये का है, जिसमें आपको तीन प्रकार के नोट्स हैं। प्रिंटेड नोट्स भी हैं, AI नोट्स भी आपको हैं, डिजाइन वाले नोट्स भी आपके हैं और साथ में आपको यहाँ पर टेस्ट पेपर भी हैं, ये कह सकते हैं। और साथ में आपको जैसे आप लोग सीटेट करते हैं या आप लोग सुपर टेट है, इन सबके टेस्ट सीरीज भी वहाँ पर अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में। बाकी और भी ढेर सारा कंटेंट है सिर्फ 99 में। तो ऐप में जुड़कर देव जी के ट्रिक हमारा ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उससे जुड़कर अपनी और तैयारी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आदिकाल की पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सभी का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है जी, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। यानी हमने कहा सर जी, जो प्राकृत थी उसकी अंतिम अवस्था को होती है उसे बोलते हैं अपभ्रंश। तो हम लोग कह सकते हैं कि अपभ्रंश से ही यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ है। कुल मिला के प्राकृत की अंतिम अवस्था का जो आपका अपभ्रंश है उससे आपका हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। अपभ्रंश नाम पहले बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। यानी हमने कहा सर अपभ्रंश नाम जो आपका है, अपभ्रंश नाम है, ये सबसे पहले कहां मिलता है? बल्लवी के एक राजा थे धारसेन द्वितीय, इनके शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता, है ना, इनके यहाँ पर देखा जाए जो धारसेन द्वितीय थे, इनके पिता का नाम था यहाँ पर देखा जाए तो गुहर सेन, को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों को कवि कहा जाता है। यानी यहाँ पर देखा जाए गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा जाता है। सही, अगला पॉइंट दिया गया है सिद्धों की उद्गत रचनाओं की भाषा जो दी गई है वो देश भाषा, मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा यहाँ पर आपकी है। यानी जो सिद्धों की उद्गत रचनाएं हैं, यानी जो रचनाएं आपकी हैं वो आपकी देश भाषा में मिश्रित हैं, अपभ्रंश है, पुरानी है ना, और यहाँ पर पुरानी हिंदी की जो आपकी काव्य भाषा इसमें आपको है। यहाँ पर देखो दिया गया और आपसे कह रहा है पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का जो ढांचा है वो सौर सेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का आपका है। यानी देखा जाए पुरानी हिंदी का जो काव्य भाषा है उसमें सूर सेनी और सौर सेनी में देखा जाए जो आपकी ब्रज भाषा और यहाँ पर खड़ी बोली जो पश्चिमी क्षेत्र है इसको इसमें समाहित है। यानी ये ढांचा आपका इसके माध्यम से है। आइएगा सर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट दिया गया है जो कि अभी एग्जाम में पूछा भी गया था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों में गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति की इन पदों को भी बताया है। यानी देखा जाए तो सर जी यहाँ पर ये जो दिया गया है गीत गोविंद के बारे में यहाँ पर कहा गया है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आपसे दिया गया है कि देसिल बैना सबजन मिठा ते तैसन जापो अवठा। यानी ये सर विद्यापति की पंक्ति है। यहाँ पर देखो दिया है 12 बरस ले कुकर जिए 13 लौस जिए सियार। यहाँ पर देखा जाए तो सर ये किसका है? तो आप कहेंगे सर ये जगनिक की आपकी पंक्ति है। सर जी एक थाल मोती से भरा, ये आपकी किसकी है? अमीर खुसरो की पंक्ति है। वहीं पर देखा जाए तो सजी दिया गया है कि गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये अमीर खुसरो की क्या है? पंक्तियां हैं। तो हम इस बार क्या करते हैं, पंक्तियों को भी साथ साथ लेकर चलते हैं। यानी जैसे जैसे हम लोग खत्म करेंगे पंक्तियां भी आपकी महत्वपूर्ण चलती जाएंगी। सजी यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण तथ्य में आपसे दिया गया है कि प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य क्या है? प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, पुरानी अपभ्रंश और दूसरी जो आपकी है बोलचाल की जो देसी भाषा है। ये कवि जी ने यानी जो आपके कवि विद्यापति इन्होंने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। यहां पर एक शब्द मिलता है गाहा या गाथा, कहने से प्राकृत का बोध होता है। यानी जो गाहा या गाथा है ये सजी प्राकृत भाषा से, इसलिए हम लोग कहेंगे सर प्राकृत भाषा का बोध होता है। सजी यहां पर दिया है दोहा या दूहा, कहने से अपभ्रंश, है ना। यानी हमने कहा गाहा और गाथा से मतलब प्राकृत से है, लेकिन दोहा या दूहा कहने से मतलब है कि अपभ्रंश या लोक प्रचलित जो काव्य भाषा है इनका बोध होता है।
यहां पर देखा जाए तो सर जी आपसे दिया गया है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। समझ में आ गया? यानी हमने कहा सर मुनि जो आपकी भरत मुनि हैं, इन्होंने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर इन्होंने लोक भाषा को ही देश भाषा कहा है। यहां पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है कि अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं सदी से होने लगा था। यानी हम लोग कह सकते हैं जो आपका अपभ्रंश है या प्राकृत भाषा है, ये हिंदी की रचना में विक्रमी की 7वीं सदी से होने लगा था। अगला देखो एक शब्द आपको मिलता है महासुखवाद। क्या दिया है? महासुखवाद का जो प्रवर्तन है ये आपकी वज्रयान शाखा में हुआ है। याद रखिए महासुखवाद का जो प्रवर्तन है ये वज्रयान शाखा में हुआ है। महासुख ये है क्या? तो महासुख का अर्थ होता है आनंद स्वरूप ईश्वर। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। यानी प्रज्ञा और उपाय के योग से बना है महासुख। ये जो दशा होती है यानी आपके अंदर उत्पत्ति होती है महासुख, ये प्रज्ञा और उपाय के योग से आपका है। सर जी यहाँ पर दिया गया है गोरखनाथ का जो पंथ है, गोरखनाथ का नाथ पंथ ये मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। यानी जो गोरखनाथ जी का नाथ पंथ सुना है तो ये नाथ पंथ जो आपका है मूल रूप से वज्रयान शाखा में ही आता है। सर यहाँ पर दिया गया गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। सर जी हमने कहा गोरखनाथ ने पतंजलि का जो उच्च लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति है, इसको लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया गोरखनाथ ने। हमने कहा सर जी जो वज्रयानी है, वज्रयानी सिद्धांतों का लीला क्षेत्र यानी ये भारत का पूर्वी भाग आपका है। जो वज्रयानी लोग थे इनके जो आपके टोटल उनके बारे में जानकारी है वो भारत के पूर्वी क्षेत्र के रहे हैं, तो ये भारत का पूर्वी भाग आपका है। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का जो प्रचार है वो देश के पश्चिमी भागों में विशेष करके जैसे राजपूताना है और पंजाब में किया था। इस बात को भी याद रखना है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि नाथों की संख्या कितनी है, तो आपके नाथों की संख्या 9 माना गया है। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं, यानी नाथों को नवनाथ भी कहते हैं। याद रखना है गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका निम्न क्रम बताया गया है। कोई इनको नागार्जुन कहता है, कोई जड़ भरत कहता है, कोई हरिश्चंद्र कहता है, कोई सत्यनाथ कहता है, कोई भीमनाथ, कोई गोरक्षनाथ, कोई चरपट, जलंधर और मलयार्जुन के नाम से इनको क्रम में बताया गया है। यानी गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम से है जो आपके नाथों की संख्या है। यहां पर से जी आगे बढ़ गया है अपभ्रंश साहित्य। अब ये अपभ्रंश साहित्य हम यहाँ पर टॉपिक के हिसाब से लेकर चल रहे हैं। अपभ्रंश साहित्य क्या है, तो सर जी देख सकते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हमने कहा सर जी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, लेकिन सर जी ये कैसे हैं? अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि हैं। वहीं पर देखा जाए तो सर जी जो आपके स्वयंभू हैं 8वीं सदी के आसपास के विद्वान हैं। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना गया है। याद रखना है स्वयंभू को ही जैन परंपरा का ही प्रथम कवि माना गया है। सर जी स्वयंभू के 3 ग्रंथ आपके बताए गए हैं। यहाँ पर देखा जाए पौमचर्यु है, यहाँ पर देखा जाए ऋक्वेद चर्यु जो आपका है, और स्वयंभू छंद है। अभी एलटी ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। यहाँ पर देखा जाए सर जी दिया गया है कि स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। सर जी स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू के पौमचर्यु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। यानी जो स्वयंभू है इसको पूरा नहीं था, इसको पूरा किसने किया था? इनके पुत्र ने पूरा किया था, जिसका नाम था त्रिभुवन था। यहाँ पर देखा जाए पौमचर्यु में सर जी है क्या, किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो पौमचर्यु में राम के चरित्र विस्तार से वर्णन आपको मिलेगा। सर जी देखा जाए तो शिव सिंह सेंगर नाम सुने होंगे। शिव सिंह सेंगर का एक ग्रंथ है जिसका नाम है शिव सिंह सरोज है। इन्होंने यहाँ पर देखा जाए तो किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं सदी में पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यानी शिव सेंगर ने कहा है कि पुरानी बातों के अनुसार जो पुष्य हैं या आपके पुंड हैं इनको हिंदी का प्रथम कवि कहा गया है। पुष्य दंती की कुछ रचनाएं पूछी जाती हैं। हमने कहा देखो दिया गया है 63 महापुरुष गुणालंकार, साथ में यहाँ पर दिया है डय कुमार चरित्र तथा आपको जो दिया गया है जसहर चर्यु। ये सजी पुष्यदंत की रचनाएं हैं। यहाँ पर देखा जाए जो पुष्यदंत की एक रचना है दिया गया है 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण के नाम से जानते हैं। इसी को महापुराण कहा जाता है। महापुराण में देखा जाए तो 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र इसमें मिलेगा। कितने? तो 63 महापुरुषों का जीवन मिलता है। पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई का प्रयोग किया है। याद रखना पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई का प्रयोग किया है। याद रखना चौपाई हो जाएगा। देखा जाए तो पुष्यदंत ने साहित्य की जो रचना है वो विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवाहट में जो आपका दिया गया है चर्युपाई
ये यानी चौपाई 15 मात्राओं का छंद आपका बताया जाता है, यानी 15 छंद मात्राओं का छंद है। कौन है यहाँ पर आपका चौपाई, जो आपका है चौपाई। ये कहां पर है, अपभ्रंश और अवाहट में है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है, याद रखना है, पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है, याद रखें, शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को भाखा की जड़ कहा है। यहां पर देखा जाए तो पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, व्याकरण रत्न का, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। पुष्यदंत जो आपके हैं वो मान्यखेट के एक राजा थे, राजा कर्ण के महात्मा भीम के सभा कविपति आपके थे, यानी मान्यखेट के जो प्रतापी राजा थे कर्ण, उनके महामत भीम के कह सकते हैं सभा कवि आपके थे। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि धनपाल एक वाक्य पतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, यानी जो आपके धनपाल थे ये आपके मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती उपाधि दिया था। यानी धनपाल को भैया देखा जाए तो सरस्वती को उपाधि दिया गया था, किसने, मुंज ने दिया था। यहाँ पर दिया जाए तो अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि जो आपके हैं वो धनपाल ने हैं, जो कि 10वीं सदी में भविष्ययत कहा की रचना किया था। यानी कवि धनपाल की रचना का नाम है भविष्ययत कथा, है ना, यानी भविष्य जो दिया गया है भविष्ययत्ता कहा, ये आपकी धनपाल की रचना है। देखो दिया गया है कि सजी 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित जो ग्रंथ है जिसका नाम है उपदेश रसायन रास, इसको जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है। यानी यहाँ पर हमने बताया उपदेश रसायन रास को प्रथम ग्रंथ माना गया है, ये जैन रास परंपरा के अनुसार है और है किसका, तो जिनदत्त सूरी का है। यहाँ पर देखा दिया गया है तो उपदेश रसायन जो रास है यह अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास कवि है, याद रखना है। उपदेश रसायन रास जो आपका है ये सजी क्या है, अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। यहाँ पर देखा अगला पॉइंट दिया है कि रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन जो किया था उसका श्रेय भरतेश्वर बाहुबली को जाता है, यानी भरतेश्वर बाहुबली की रचना जो किया था श्री शालिभद्र सूरी ने किया था। तो हमने कहा सर रास काव्य का परंपरा जो आपका आया है हिंदी में, इसका श्रेय जो आता है वो शालिभद्र सूरी को आता है, याद रखना है। उपदेश रसायन में देखा जाए तो 80 पद्मों का नृत्य गीत रासलीला का काव्य इसमें है। कितने हैं, तो 80 पद्मांशों का ये नृत्य गीत रासलीला है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक ये पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है, याद रखना है। संदेश रासक किसकी रचना है, आप कहेंगे अब्दुल रहमान की, जो सबसे ज्यादा पूछा गया एग्जाम में। तो हमने कहा संदेश रासक किसका है, अब्दुल रहमान का है, और ये पहला धर्मेतर रास ग्रंथ कहलाता है। देसी भाषा में देखा जाए तो किसी मुसलमान द्वारा लिखित ये प्रथम काव्य ग्रंथ है, याद रखना है, किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया ये प्रथम काव्य ग्रंथ है जिसका नाम संदेश रासक, याद रखना है। आइएगा सर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित की गई है। विद्वानों ने उनका जो समय है 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना है। यहाँ पर देख सकते हैं मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं, यानी जो आपके मुनि हैं राम सिंह जैन, है ना, राम सिंह जो आपके हैं जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि आपके कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव जो काल है वो आपके संवत 1057 के लगभग मानते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना किया था। मुनि राम जो दिए हैं मुनि राम सिंह, इन्होंने पाहुड़ दोहा की रचना किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है कि अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी में यहाँ पर देखा जाए तो एक कवि थे जिनका नाम है जोइंदू। क्या नाम है, जोइंदू से माना जाता है। यानी अपभ्रंश भाषा में जो दोहा काव्य आया है इसका आरंभ जो माना गया 6ठी सदी में एक कवि थे आपके जोइंदू से हुआ है। जोइंदू ने देखा जाए तो आपके जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना किया है। एक तो दिया है परमात्मा, दिया है परमात्मा प्रकाश, और दूसरा है आपका योग सार दिया गया है, याद रखना है। सर अगले पॉइंट में आते हैं, आपसे कह रहा है कि जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। पुष्य कवि खुमान सिंह, केदार कुमारपाल, अनन्यदास चंद्र, जगनीक सारगंध और आपके जोधराज। देखा जाए तो सजी मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल में 19 कवियों को स्थान दिया है। तो मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल में, देखो हमने कहा आरंभिक काल दिया है तो 19 कवि थे, लेकिन मिश्र बंधुओं ने ही क्या किया, आने वाले समय में यानी अपने अगले संस्करण में नाथ पंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक यहाँ पर पहुंचा दिया था। हमने कहा याद कैसे होगा, देखो आप दोबारा जब याद करोगे तो ये आसान होगा, 3 बार में रट जाएगा, ठीक है ना। और हम कहते भी हैं कि हम आपको 20 वीडियो तो देते नहीं है एक लेक्चर एक टॉपिक का,
एक ही वीडियो आपको दे रहे हैं और एक वीडियो दे रहे हैं तो इसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लीजिएगा, आराम से हर चीज रट जाएगा और जैसे प्रश्न लगाओगे हर चीज बिल्कुल आपको हलवा लगेगा। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो दिया है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया है। एक तो आपका है अपभ्रंश में और दूसरा है देश भाषा यानी जो बोलचाल की रचना है। देखा जाए तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल में 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद जो गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज और जो सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे, यानी जो हेमचंद हैं वो गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे थे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। आचार्य के जो आपकी व्याकरण का नाम क्या है, तो आचार्य के व्याकरण का नाम है सिद्ध हेमचंद शब्द अनुशासन। क्या नाम है? सिद्ध हेमचंद शब्द अनुशासन है। यहाँ पर देखा जाए तो हेमचंद का व्याकरण है जिसका नाम है सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ था। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश यानी तीनों का समावेशन किया गया है। जो सिद्ध हेम है इसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का ही समावेश हुआ है। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जो आपका जन्म हुआ था वो आपके 1088 में आपका हुआ था। हेमचंद के अन्य पुस्तकों का नाम अगर बात करते हैं तो कुमारपाल चरित्र है, योग शास्त्र है, प्राकृत व्याकरण है, छंदोनुशासन है, देसी नाम माला कोश है। तो ये आपसे पूछा गया है छंदोनुशासन जो आपका हेमचंद का हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक दयाश्रव्य काव्य की रचना भी किया है। चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चरणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विधा भी कहा जाने लगा। यानी प्रबंध चिंतामणि में दूहा विधा में विवाद करने वाले 2 चरणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाने लगा। यहां पर देखा जाए तो अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। याद रखना है अपभ्रंश से पहले दोहे का प्रयोग नहीं होता था, याद रखना है। सही, यहां पर अगला पॉइंट दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। यानी एक ग्रंथ आपका है प्राकृत पैंगलम, इसमें प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहते हैं। सार्ड गंधर जो हैं एक अच्छे कवि और सूत्रकार भी आपके रहे हैं। यहां पर देखा जाए तो अगला पॉइंट दिया गया है सजी सिद्ध साहित्य में। तो सिद्ध साहित्य की बात करते हैं तो सरायपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज ब्रज, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने जो आपके सराहपाद हैं। सिद्धों में बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य भाषा लिखा गया वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में ही आते हैं। वज्रयान का जो केंद्र है वो आपका श्री पर्वत आपका राय है। यहाँ पर देखा जाए तो सहजानियों की जो भाषा का नाम है वो संध्या भाषा है। जो सहज यानी थे उनकी भाषा का नाम संध्या भाषा थी, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ बताया है कि एक ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उनकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ संधि या अभियाप्रुक्त मतलब अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया गया है कि पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया है कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं है बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। यानी संध्या नहीं है, संध्या भाषा बताया गया कि संध्या भाषा रहा होगा, संध्या भाषा नहीं होगा। यहाँ पर देखा दिया गया है कि सहज यानियों की संध्या भाषा का जो प्रभाव है वो संत कवियों पर जो भी मतलब संत कवियों पर पड़ा है। यानी जो सहज वानियों की संध्या भाषा है इसका प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा है। वे क्या करने लगे, वे उलट बासियां लिखने लगे। यानी संध्या भाषा का प्रयोग जब इनके प्रभाव में आया तो जो संत लोग रहे थे इन्होंने उलट बासियां लिखने लगे। दोहा कोश का जो संपादन किया गया वो डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागाची ने किया था। याद रखना संपादन पूछा गया है। दोहा कोश जो है इस रचना का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागाची ने किया था। याद रखना है, संपादन की बात हो रही है। यहां पर देखो दिया है दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा और कड़ापा के दोहे संग्रहित किए गए हैं। यानी जो दोहा कोश है इसमें तिल्लोपा, सरहपा और कड़प्पा के दोहे संग्रहित हैं। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम मुनिदत्त तथा अद्वै वज्र ने दिया था। जो सरापा है, सरापा देखा जाए सबरपा, जो सबरपा है ये सरापा के शिष्य क्या थे, सबरपा जो थे वो सरापा के शिष्य थे और लुई पाद के गुरु थे। यानी हमने कहा
कि सर जी जो सबरपा थे ये सरापा के क्या थे, शिष्य थे, और सर जी लुइपा के क्या थे, आपके गुरु थे, याद रखना है। यहां पर देखा जाए सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ गया था, यानी सबरों की वेशभूषा में रहते थे, इस कारण से इनको सबरपाद पड़ गया इनका यहाँ पर नाम। सजी दिया गया इनका जो जन्म है क्षत्रिय कुल में आपका 780 ईस्वी में हुआ था। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है, यानी सबरपा की पुस्तक का नाम है चर्यापद। लुइपा का जो जन्म है राजा धर्मपाल के शासनकाल में हुआ था, जो कि एक काश्य परिवार में हुआ था। सजी लुइपा की बात करते हैं, लुइपा सबरपा के शिष्य थे, यानी सबरपा के शिष्य ही आपके थे, सबरपा के शिष्य थे, यार लुइपा जो थे वो सबरपा के शिष्य थे। यहां पर देख सकते हैं 3-4 पॉइंट हुआ, सबरपा सरहपा के शिष्य थे और लुइपा के क्या थे, गुरु थे। वहीं पर जो आपके लुइपा हैं, लुइपा सबरपा के शिष्य थे, वही तो बात लिखा है ना, यानी लुइपा के गुरु हो गया सबरपा, तो लुइपा सबरपा के शिष्य हो गई, बात बराबर है। वहां पर ये लिख दिया, यहां पर इसको लिख दिया है, तो बात बराबर हो गई। 84 सिद्धों में जो लुइपा है इनका स्थान प्रथम सबसे ऊंचा मानते हैं, यानी जो 84 सिद्ध का नाम सुने होंगे, इनमें लुइपा का जो स्थान है प्रथम है और सबसे ऊंचा है। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के एक राजा थे जिनका नाम है दारिका, और उनके मंत्री थे आपके डेंगीपा, इनके शिष्य हो गए, यानी इनका साधना में इतना ऊंचा स्थान इनका था। वहीं पर देखा जाए तो सजी दिया गया है कड़प्पा, जो कड़ाहपा दिए हैं वो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे और सबसे बड़े कवि भी रहे हैं। हमने कहा सर जी इनका स्थान तो आपका लुइपा का स्थान प्रथम था सबसे ऊंचा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि का अगर स्थान मिला है तो ये आपकी कड़प्पा को मिला था। जो आपके कड़हपा हैं इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में हुआ था। देखा जाए तो राहुल सकृत्यायन के अनुसार कड़प्पा जो आपके हैं, यानी हम लोग कड़हपा कह सकते हैं, ये पंडित और कवित्व के बेजोड़ आपके थे। यहाँ पर कड़प्पा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे और जलंधरपा क्या दिया है, जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था। किसने बनाया था, तो यहाँ पर कड़प्पा जो आपके थे, कड़प्पा थे, इन्होंने अपना मतलब अपने गुरु को बनाया। गुरु कौन थे, तो जलंधरपा को अपना गुरु बना लिया था। सर जी यहाँ पर देखो दिया गया है जैन साहित्य में आते हैं, तो हमने कहा जैन साधुओं ने अपने मत का जो प्रचार है वो हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्रों में किया था। कहां पर, पश्चिमी क्षेत्रों में। जिन दत्त सूरी द्वारा रचित जो आपका है उपदेश रसायन रास, ये अभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है, यानी हमने कहा अभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ जो है उपदेश रसायन रास है, जिसके रचयिता हैं आपके जिन दत्त सूरी हो जाएंगे। क्लियर हो गया। सजी दिया गया है कि अभ्रंश भाषा का दूसरा रास अगर पूछ लेता है तो ये अब्दुल रहमान के द्वारा रचित जो आपका है संदेश रासक है। सजी यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ जो दिया है वो पंच पांडव रचित जो आपका है रास है। हमने कहा हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन है, तो पंच पांडव है, जो कि रास है, याद रखना है। पंच पांडव रचित रास के जो लेखक है वो आपके कौन है, तो हमने कहा सालभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है, यानी पंच पांडव रचित रास के जो लेखक हैं वो आपके सालभद्र सूरी को माना जाता है। रचना 1350 ईस्वी के समय है। यहाँ पर देखा जाएगा तो दिया है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। याद रखिएगा, हमने कहा है कि पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं मन से और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। एलटी ग्रेड में हमारे द्वारा पढ़ाया गया 85% क्वेश्चन आपको मिला था, और अगर आप इस प्रकार से पढ़ लेते हैं तो आपका ये जो आपका परसेंटेज है वो आपका बढ़ भी सकता है। ठीक है ना। यहाँ पर हमने कहा सर जी कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हमने कहा सर जी जो आपकी भरतेश्वर बाहुबली रास है इसकी रचना 1184 ईस्वी में हुई थी, और इस ग्रंथ में भरतेश्वर बाहुबली का रचित वर्णित किया गया है। ये जो ग्रंथ है 205 छंदों में आपका वर्णित एक सुंदर खंड काव्य आपका है, यानी 205 छंदों में रचित है भरतेश्वर बाहुबली रास। देखा जाए तो भरतेश्वर बाहुबली रास का जो संपादन है वो मुनिजिन विजय ने यहाँ पर किया था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हैं जिनका नाम है देवसेन के द्वारा, इनके द्वारा कृतित है, यानी श्रवकाचार्य, यानी हमने कहा श्रवकाचार्य की रचना देवसेन की है और ये एक जैन आचार्य रहे हैं। तो भैया यहाँ पर देखा जाए श्रवकाचार्य को डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना है। श्रवकाचार्य को नागेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। देवसेन ने 1933 में श्रवकाचार्य की रचना किया था। श्रवकाचार्य में 250 दोहों का श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो दिया गया है फागु जो आपका काव्य है। हमने कहा सर आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फागु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के फाल्गु यानी वसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है।
फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जो आपका है वो जिन चंद्र सूरी द्वारा रचित, यहाँ पर जिन चंद्र सूरी फागु को माना गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि फागु काव्य का अर्थ होता है बसंत ऋतु का काव्य। जिन चंद्र जो आपके हैं सूरी, इसमें 25 छंद आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया गया है कि सिर थूलिभद्र फागु, श्री थूलिभद्र फागु यानी फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना जो आपकी है वो राजशेखर सूरी ने किया था। यहाँ पर देखा जाए तो सही अगला दिया है कि श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई थी, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का वर्णन मिलता है। नेमिनाथ और राजुल के यहाँ पर विवाह की घटना मिलता है श्री नेमिनाथ फागु में। यहाँ पर देखा जाए तो दिया है कि वसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों और उनके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण आपका होता है। अब यहाँ पर सजी आते हैं किसमें, तो आपका दिया गया है नाथ साहित्य दिया है। क्या दिया है? नाथ साहित्य दिया है। तो सजी यहाँ पर देखा जाए नाथ साहित्य क्या कह रहा है कि गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। सजी याद रखना है, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों के हठ योग साधना आरंभ मानी जाती है। यानी हमने कहा सर जी यहाँ पर जो आदिकाल में ही नाथ पंथियों में हठ योग की साधना आरंभ हुई थी। आचार्य हजैब साध द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाथ भी आपके प्रसिद्ध रहे हैं। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत में पद्धति के अनुसार देखा जाए तो हा का अर्थ सूर्य है और ठा का अर्थ चंद्र है। इन दोनों को योग को ही हठ योग कहते हैं। एलटी ग्रेड 2018 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सजी हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग जो होता है ये गोरखनाथ ने ही चलाया था। 60 चक्रों वाला जो योग आपका होता है, आप देखे होंगे जैसे शक्तिमान देखे होंगे, इनके पीछे जो आपका चक्र घूमा करता है 6 चक्र, तो ये 60 चक्र वाला जो योग मार्ग है ये गोरखनाथ चलाया था। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंद्रनाथ भी कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी आपके प्रसिद्ध हुए थे। यहाँ पर देखा जाए तो मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। नाथों में रासायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथों में जो रासायनी है वो नागार्जुन को मानते हैं। नाथ पंथ में जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। नाथ पंथियों की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा थी, जिनका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए जैसे राजस्थानी आपकी लगती थी। सजी आते हैं रासो साहित्य में, और रासो साहित्य की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर दिया गया है। यानी रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल में है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीरगति परंपरा का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो आपका बीसल देवरासो है। रासो साहित्य में प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पर देखा जाए शुक्ल के अनुसार यहाँ पर कवि और रचना दिया गया है। हमने कहा दलपत विजय है कुमार रासो, नरपति नाल है बीसल देवरासो, जगनिक है परमाल रासो जिसका दूसरा नाम है अलाखंड, चंद्रवरदाई है पृथ्वीवर रासो, केदार भट्ट है आपका जयचंद्र प्रकाश है, मधुकर भट्ट है जय मयंक जस चंद्रिका हो जाएगा। वहीं पर देखो दिया गया है, अभी आपके एलटी ग्रेड 2025 में पूछा गया था। यहाँ पर हमीर रासो की रचना तो आपकी किसने, तो सारंगधर ने किया था। यहीं पर देखा जाए नल्ल सिंह ने विजयपाल रासो और श्रीधर ने रण मल्ल छंद की रचना किया था। यहाँ पर आते हैं सर जी नए पॉइंट में। बाकी जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं, जितना भी थ्योरी आप देख सकते हैं कि आपको ये बेहतर तरीके से तैयारी करा रहे हैं कि आप लोग सिर्फ 149 रुपए में आप पढ़ सकते हैं, है ना। यानी आपको डेमो पीडीएफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी हमारे ऐप में जुड़ोगे तो एक और हमारी पीडीएफ है जो हमने हाईलाइट भी कर दिया है, यानी प्रिंट के माध्यम से हाईलाइट भी आपकी है। बाकी आपको हर एक सुविधा आपको है, यानी सिर्फ आपके 149 रुपए में आप बन सकते हो प्रोफेसर, ठीक है ना। यानी अगर आप मेहनत अभी से करने लगोगे तो बन सकते हो, ऐसा हम आपको कंटेंट दे रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का वास्तविक प्रथम काव्य चंद्रवरदाई को ही कहा है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद नियम में कवित्त, छप्पे, है ना, दूहा, तोमर, त्रुडक, गाहा, आचार्य चंद्रवरदाई को छप्पे छंद का विशेषक भी मानते हैं।
है ना, छप्पे छंद का विशेषज्ञ चंद्रबरदाई को मानते हैं। अगला देखो दिया अजायब सात द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सखी संवाद के रूप में भी रचित माना है। तो पृथ्वीराज रासो को सुख सखी संवाद के रूप में माना है अजायब सात द्विवेदी ने। देखो अगला पॉइंट दिया गया है कि डॉक्टर बुल्हर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित कर दिया। यानी जो आपका पृथ्वीराज आपका है ना, चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है, एक कश्मीरी कवि थे जयानक, इन्होंने पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित कर दिया। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हन ने पूरा किया था। यानी जो आपका पृथ्वीराज रासो है, इसको ये भी अपूर्ण रहा था, इसका जो पूरा किया इनके पुत्र ने जल्हन ने पूर्ण किया था। यहाँ पर देखा जाए डॉक्टर बच्चन ने लिखा है कि यह यानी पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्य शास्त्र एक त्रासदी है। हमने कहा सर जी जो आपका पृथ्वीराज रासो है एक प्रकार से त्रासदी है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासक अवर्णन नरिपत नाल के द्वारा जो बीसल देव रासो है उसमें सर्वप्रथम 12 मासक अवर्णन मिलता है। परमाल रासो में आहला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आलाखंड को सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एलिटन ने प्रकाशित करवाया था। आलाखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में यहाँ पर गाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं सर जी, अगला पॉइंट आपका आ गया है, यहाँ पर दिया गया है विद्यापति। तो हमने कहा सर जी विद्यापति की बात करते हैं तो इनका समय 1350 से आपकी 1450 है, क्योंकि परीक्षा में आपसे क्रम पूछ लेता है कौन से पहले आए कौन बाद में। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था, तो आपके पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी गांव के निवासी थे। और बाकी हमारे ऐप में जब जुड़ोगे तो जीवन परिचय आपको दिए गए हैं, सबके जीवन परिचय हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ेंगे। जीवन परिचय का मतलब सिर्फ यही नहीं है, जीवन परिचय में जुड़ोगे तो इनके नाम, पिता नाम, बप्पा का नाम, स्कूल का नाम, इनकी डिग्रियां, साथ में जितनी रचना है, कौन हिंदी आपकी रचना है, कौन आपकी कह सकते हैं अवाहट में है, कौन सा जी रचना देखा जाए तो आपकी कहानी है, क्या उपन्यास है और कौन सी कहानी है, सब कुछ उसमें है। यानी जीवन परिचय का मतलब होता है आपने पूरी 25% हिंदी को कवर कर लिया। ठीक है, यहाँ पर देखो भाषा के दृष्टि से विद्यापति रचित ग्रंथ में देखा जाए तो हमने कहा सर विद्यापति ने संस्कृत भाषा में भी ग्रंथ रचा है। जैसे यहाँ पर दिया है शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्भाग्य तरंगड़ी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सारे, ये संस्कृत भाषा में है। वहीं पर विद्यापति के अवाहट भाषा में है, वो आपकी कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है। कीर्ति लता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। मैथिली भाषा में देखा जाए पदावली, गोरक्ष विजय है ना, जो कि नाटक है, गोरख विजय का गद्य भाग संकलन में है और पद्य भाग मैथिली में है। यानी गोरख विजय में, गोरक्ष विजय में गद्य वाला जो भाग है वो संस्कृत भाषा में है और पद्य वाला भाग आपकी मैथिली में है। सही, यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है कि विद्यापति तिरहुत के राजा थे एक शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी राजकवि आपके थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है। बच्चन जी ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। हमने कहा सर विद्यापति को जाति कवि किसने, बच्चन सिंह ने कहा है। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। किसने, महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने। सर यहाँ पर देखा जाए तो सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। किसने, तो सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण ने पदावली के जो श्रृंगारिक पद आपके हैं उनको इन्होंने नागिन की लहर कहा है ना। यानी इस प्रकार से मगन हो जाते हैं इनको पढ़ने में, ये नागिन जैसी बिल्कुल लहर होती है। अजायब सात द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। अभी स्टार्टिंग मिला था, हमने कहा ये सज्जी आपकी पंक्ति है विद्यापति की, लेकिन कहा किसने है, जो आपकी कहा है वाक्य शुक्ल ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। यहाँ पर देखा जाए विद्यापति के प्रशंसकों ने उनको कई उपाधियों भी दिया है। यानी कोई अपने जयदेव कहता है, कवि शेखर कहते हैं, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल के नाम से इनको जाना गया है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति के द्वारा एक कृति है जो आपके कीर्ति लता है। इसकी रचना आपके भ्रंग भंगी संवाद के रूप हुई है। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक मानते हैं। यानी हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो का जन्म आपके 1253 से लेके आपके 1325 तक चलते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली आदि के कवि आपके हैं।
अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर लगभग 11 राजाओं का आरोहण देखा है। इतिहास के विद्वानों ने डॉक्टर यूसुफ प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों का राजकुमार की संज्ञा दिया है, यानी कवियों को राजकुमार अमीर खुसरो कहते हैं। और अमीर खुसरो के द्वारा रचित ग्रंथों की लगभग संख्या 100 बताई जाती है, जिसमें महत्वपूर्ण जैसे खालिक बारी है, पहलियां हैं, मुकरियां हैं, दो सुखने हैं, गजल, ये सब आपकी दीन है, आपकी अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो की पहलियां और मुकरियों को उक्ति वैचित्र कहा जाता है, यानी उनकी मुकरियों में, पहलियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता होती है। आते हैं सर जी लौकिक साहित्य में, यानी ढोला मारू का नाम सुना होगा, ढोला मारू रा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक आपका प्रेम काव्य है। ढोला मारू रा दूहा मूलतः दोहा छंद में है, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुलसय राय नामक एक कवि थे, जिन्होंने कुछ चौपाइयां जोड़कर इनका विस्तार कर दिया। इसमें ढोला नामक एक राजकुमार है और मारवाड़ी नामक एक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। और इस काव्य का मूल जो कवि आपके हैं, यानी यहाँ पर जो ढोला मारू हैं, इसके मूल कवि जो आपके हैं कवि कल्लोल आपके हैं। सजी यहाँ पर देखा जाए तो वसंत विलास 13वीं सदी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। वसंत विलास में 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्र मिलता है। किसमें? वसंत विलास में 84 दोहे हैं। वसंत विलास का जो संपादन है सर्वप्रथम केशवलाल हरसाद राय ने किया था। आते हैं विविध में, यानी लगभग तो आपने खत्म कर लिया है। अब यहाँ पर विविध में आते हैं। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, दोहा पदबंध, पदड़िया बंध और आपका गे पदबंध। हजब साहब द्विवेदी ने लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर? दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। अपभ्रंश का चरित काव्य पदड़िया पंद में लिखा गया है। चरित काव्यों में पदड़िया पंद की 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया गया है, जिसे हम लोग कंडक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक कहते हैं। यानी 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया गया है, यानी दिया रहता है, जिसे हम लोग कड़वक कहते हैं, कड़वक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सराहपा में की रचनाओं में मिलता है। यानी जो आपके दोहा है ना, चौपाई है, इनका सबसे पहला प्रयोग बौद्ध सिद्ध के सराहपा की रचनाओं में मिलता है। सजी हिंदी के प्रथम कवि और उनका समय है, और यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी शिव सिंह सेंगर जो हैं वो पुष्य या पुंड को पहला कवि मानते हैं। राहुल सक्रात्यान सराहपा को मानते हैं, राम कुंवर वर्मा स्वयंभू को मानते हैं और गणपत चंद्रगुप्त सालभद्र सूरी को मानते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी कि जो डॉक्टर वी भट्टाचार्य सराहपा को बंगला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कवि भुआल हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवद गीता का अनुवाद किया था। यानी कवि भुआल जो हैं हिंदी के प्रथम ऐसे कवि हैं जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवद गीता का अनुवाद किया। तो जी यहाँ पर देखा जाए आचार्य हजब साहब द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोकप्रिय प्रवृत्ति का युग माना है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या माना है? अनिर्दिष्ट लोक प्रकृति माना है। वहीं पर हमने कहा हजब साहब द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी प्रथम कवि माना है। हजब साहब द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राहुल सक्रात्यान, रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। हमने बताया ना कि पुरानी हिंदी आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सक्रात्यान और रामचंद्र शुक्ल तीनों लोग ही मानते हैं। हजब साहब द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। जो हजब साहब द्विवेदी हैं और रामविलास शर्मा हैं, ये अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवाहट कहा था। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली, सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता मानते हैं। डॉक्टर राम कुंवर वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। राम कुंवर वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। यहाँ पर देखा जाए प्रमुख कवि और रचनाएं दिया गया है। हमने कहा सजीत दलपत विजय है, कुमार रासो, चंद्रबरदाय पृथ्वी रासो जो ब्रजभाषा में है, नरपत नाल बीसल देव रासो, जगनिक जो कि परमाल जिसको अलखंड कहते हैं, सारधरगंड आपकी हमीर रासो है, नल्ल सिंह भट्ट आपके विजयपाल रासो हैं। और विद्यापति की बात करते हैं तो कीर्तिलता, कीर्त पताका, पदावली, लिखनावली और भू परिक्रमा ये आपको हो गया है। सराहपा जो तो हम लोग सराहपा को सरोज वज्र कहते हैं, जिनकी रचना दोहा कोश है। स्वयंभू की रचना पौम चरियो, रेडेम चरियो जो आपके अष्टेरमी है ना, और स्वयंभू छंद आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए केदारनाथ भट्ट या भट्ट केदार, इनकी रचना का नाम है जयचंद्र प्रकाश है। अब्दुल रहमान की रचना का नाम है संदेश रासक जो कि प्रथम प्रमाणिक रासो ग्रंथ आपका है। विजय सेन सूरी की रचना है रेवंत गिरी रास है। वहीं पर जिन धर्म सूरी की रचना स्थूल भद्र रास है। देखा जाए तो पुष्यदंत की रचना महापुराण, जय कुमार चरियु, जसहर चरियु है ना, और साथ में जिन दत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास जो कि बहुत पूछी गई है। तो जी देवसानी की रचना क्या है? देवसेन की रचना है श्रवकाचार है। सालभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास जो कि अपभ्रंश प्रभावित पहली रचना मानी जाती है। पंच पांडव चरित रास ये भी आपकी है, सालभद्र सूरी की है।
सर जी चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और इन्हें हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार माना गया है। विद्यापति को अभिनय जयदूत उपाधि से विभूषित किया गया है। इनकी रचना पदावली के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अपनी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास में मैथिल कोकिल कहा है। ये रिवीजन के लिए आपका है ना, लगभग आपका पॉइंट खत्म हो गया, आपका जो आदिकाल है खत्म हो गया। ये रिवीजन पॉइंट आपका है, बिल्कुल हाईलाइट वाले पॉइंट है जो कि बिल्कुल से हाईलाइट वाले होते हैं। सो जी बीसल देवरासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथात्मक नहीं माना है। विद्यापति ने संस्कृत, मैथिली और अपभ्रंश में अपनी रचना किया है जो कि आपको बिल्कुल डिस्क्राइब करके बता दी गई है। इनकी रचना कीर्ति पताका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। इन्होंने कुल 14 ग्रंथों की रचना किया है। सो जी यहाँ पर देखा जाए तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि एवं अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कहा जाता है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया था। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा पाली है। खड़ी बोली हिंदी में सप्तम रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। मुकरिया लिखने वाले प्रयास इन्होंने किया था। प्रबंध काव्य हम्मीर रासो के रचनाकार जोधराज हैं, जो कि अभी आपके एलटी ग्रेड में भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहाँ पर देखो दिया गया है ढोला मारू दुहा 11वीं सदी में रचित लोक भाषा काव्य है और इस काव्य के जो मूल कवि हैं वो आपकी कल्लोल हैं। यहाँ पर देखा जाए सरापा को सिद्धों का प्रथम कवि, सबसे पुराना कवि मानते हैं। इन्हें सहजयान या वज्रयान प्रवर्तक मानते हैं। इनका संबंध सिद्ध साहित्य से है। चंद्र शर्मा सुरगुलेरी ने सर्वप्रथम अपभ्रंश को हिंदी कहा है। यहाँ पर याद रखना आचार्य हजरत द्विवेदी ने भी अपभ्रंश को हिंदी कवि कहा है और पुराने हिंदी का सर्वप्रथम नामकरण करने वाले विद्वान चंद्र शर्मा गुलेरी ही आपके हैं। आदिकाल में पहलिया मुकरियां गजलों की रचना आपके अमीर खुसरो ने किया है। ये सब आपका रिवीजन पॉइंट आपके हैं। राहुल वेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। सिद्धों की संख्या 84 है। प्रयुक्त भाषा को संधा या संधा कहा गया है ना, जो सिद्ध आपके हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है जिसके रचयिता दामोदर शर्मा थे। नाथों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 9, सिद्धों की संख्या 84 हो गई है। यहाँ पर देखा जाए हिंदी के प्रथम कवियों में अभी आपने देखा कि कई लोगों ने अपने अपने माने हैं। हमने कहा हिंदी के प्रथम कवि कौन है, इस संबंध विवाद है। विभिन्न विद्वानों की दृष्टि से हिंदी के प्रथम कवि इस प्रकार हैं। राहुल सकृत्यान एवं डॉक्टर नागेंद्र ने सरापा को हिंदी के प्रथम कवि माना है। इन्हें ही हिंदी का प्रथम कवि होने का श्रेय प्राप्त है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने सालभद्र सूरी को माना है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने राजा मंजू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अभी आपको पढ़ाया गया था। बच्चन ने विद्यापति को हिंदी प्रथम कवि माना है। हजरत शाह द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेगन ने पुष्य या पुण्य को हिंदी प्रथम कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी प्रथम कवि यहाँ पर माना है। बाकी बचता है लास्ट में एक पॉइंट आता है, ये प्रारंभिक काल या के जो आपके नाम है, यानी प्रारंभिक काल का विभिन्न नाम आपसे पूछा गया है। यानी डॉक्टर गियर्सन ने चारण काल कहा है। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, राहुल सकृत्यान ने सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिजवप्पन काल, विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल। वहीं पर बचा हुआ आपका पॉइंट है कि हजरत शाह द्विवेदी ने यहाँ पर आदिकाल कहा है। रामकुमार वर्मा ने चारण या सिद्धि काल कहा है। मोहन अवस्थी सुमन राजे ने आधार काल कहा है। हमने कहा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर हम काल विभाजन करते हैं तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। यानी जो आपने पढ़ा तो सजी वही नाम है। रामचंद्र दिया है आदिकाल, गणपत चंद्र शुक्ल दिया है आदिकाल ही दिया है ना। यानी आदिकाल जो आपका है वो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को आदिकाल है। गणपत चंद्र गुप्त ने भी आदिकाल को आदिकाल ही दिया है। वहीं पर अगले पॉइंट में आते हैं, जैसे आपका दिया है रामकुमार वर्मा का जो काल है उन्होंने यहाँ पर देखो संधि काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है ना। वहीं पर देखा जाए तो आपकी बच्चन सिंह ने इसको अपभ्रंश काल कहा है, यानी जो आपका आदिकाल था। वहीं पर बच्चन सिंह ने भक्ति काल को भक्ति कहा है यहाँ पर, है ना। वही चीज आपका दिया है। इसमें से आपको इस प्रकार से दिया गया है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि आपका कौन माना जाता है। चलिए अब सुपरफास्ट तरीके से जाना है। हमने कहा जी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि जो आपका माना जाता है वो आपकी अमीर खुसरो हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। सजी अमीर खुसरो जो आपके आदिकालीन कवि हैं, इनकी रचनाओं में विशेष रूप से पहेलियां, मुकरियां, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। अपभ्रंश शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था? अपभ्रंश शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले सजी किसने किया था? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग पूछा गया है, बताइएगा। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चलिए साहब यहां पर जवाब देना है तो आप कहेंगे सर ये अपभ्रंश शब्द का दिया था पतंजलि ने। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा सर जी, यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा पतंजलि। इसका आंसर बी हो जाएगा, याद रखना है बी बनेगा। सर जी स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और पुष्यदंतु को अपभ्रंश का भवभूति कहते हैं। याद रखना है स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं, वहीं पर पुष्यदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहते हैं। सर जी दिया है भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है, तो भरत मुनि ने अपभ्रंश का नाम क्या दिया है भैया? यहाँ पर अपभ्रंश मतलब होता है देश भाषा। क्या होती है सर जी? देश भाषा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, देश भाषा आपका हो जाएगा, याद रखना है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर विद्यापति ने अपभ्रंश से विभिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। अगर हम आपसे बात करते हैं सर जी जन्म काल की दृष्टि से इन कवियों का सही क्रम क्या है, तो जन्म के हिसाब से अगर बात कर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर देखना है
कि सर जी यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया गया है चंदबरदाई आपके आते हैं, इनका 68 से लेके आपके क्या है 1192 है, जगनिक 1173 है, अमीर खुसरो जो आपके 1253 से आपके 1325 है, और श्रीधर जो आपके हैं 14वीं शताब्दी के हैं। यहाँ पर पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम आपसे पूछा है, सजी पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम पूछा है, तो आपका आंसर सजी इनमें से राइट क्या हो सकता है? तो हमने कहा सर जी पृथ्वीराज रासो के रचयिता है, आप कहेंगे सर जी चंदबरदाई हैं, यानी आपका जो आंसर है यहाँ पर आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना, क्लियर है। मैसेज ऐप में करिए, टेलीग्राम पे करिए, ये क्लास पे पढ़ाई चल रही है, यहाँ पर न न्यूज देते हैं न किसी प्रकार की चर्चा होती है। जो भी समस्या होती है समस्या को आप लोग टेलीग्राम पे करिए, टेलीग्राम इसलिए बनाया गया है। ऐप में जुड़िए, ऐप में भी मैसेज का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर पृथ्वीराज रासो रचयिता आपके चंदबरदाई, ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो लौकिक चरित काव्य माना जाता है? लौकिक चरित काव्य माना जाता है, आपसे पूछा गया, इसका आंसर आपका है क्या? बात करते हैं तो सर जी आपका आंसर हो जाएगा ये आपका जो दिया गया है ए नंबर भविष्यत काल। वेरी गुड, यहाँ पर देखा जाए तो जवाब हो जाएगा भविष्यत जो कहा है, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो सर जी ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। सर जी दिया गया है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? नाथ संप्रदाय पूछा है, नाथ संप्रदाय के हो जाएंगे गोरखनाथ, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ आपके हैं। हमने कहा यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का जो संस्थापक है वो मच्छंदर यानी मत्स्येंद्र नाथ को भी मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, याद रखना है। तो जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, महापुराण के रचनाकार इनमें से कौन है? महापुराण के रचनाकार आपके हैं पुष्यदंत हैं। कौन है? महापुराण के रचनाकार हैं पुष्यदंत है, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राहुल सकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राहुल सकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसको माना है? यहाँ पर 9 नंबर है, तो आप कहेंगे सर ये सराहपा को माना है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा सराहपा को माना है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट दिया है कि इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन है? यानी जो आपके सिद्ध काव्य हैं, यानी इनमें से देखा जाए सबसे पुराने जो आपके हैं वो आपके हैं कौन? तो सर जी ये जो दिए हैं मच्छंदर नाथ। कौन है? मच्छंदर नाथ। ये सब जी सिद्धों में नाथों में सबसे पुराने हैं। ऑप्शन में जो दिया है ऑप्शन के अनुसार ही आपको देना है। वैसे हमने कहा है कि सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, यानी जब सर जी प्रथम कवि हैं तो प्रथम को ही पुराना कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो दिया सरहसा दिया है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका पा नहीं दिया गया है, यहाँ पर सा लगा दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, सा लगा दिया है। तो सा नहीं होता है, पा होता है। अगर यहाँ पर पा होता तो हम लोग लगा देते, क्योंकि अगर पुराना शब्द बोल दिया जाए या प्रथम बोल दिया जाए तो बात बराबर होती है। लेकिन सर जी उनमें से जब बात आती है तो हमको ऑप्शन के अनुसार सही करना है ना, मच्छंदर नाथ इसका आंसर राइट हो जाएगा। बात ये थोड़ा बहुत समझ में आपको आ रही होगी। आइएगा सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? सर जी आपको बताना है, आप कह रहा है बीसल देव रासो की नायिका का नाम पूछा गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलो सब बिल्कुल सही है। हमने कहा सर जी नायिका का नाम पूछा है और नायिका जो आपका आ रहा है 12 नंबर में वो आपका जवाब सर जी क्या हो जाएगा? राजमती था, है ना। राजमती से रूढ़ कर बीसल देव, है ना, आपने सुना था, एक कहानी के बारे में बताया था, राजमती हो जाएगा। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्वेश्चन आपको सही करना अनिवार्य है, ये क्वेश्चन आपको सही करना अनिवार्य है सर जी, याद रखना है। हमने कहा सर जी आदिकाल जो आपका है, आदिकाल में क्या बातें होती थी? आदिकाल जो चर्चा था कि सर यहाँ पर इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम और सुंदर चित्रण की कोई भी बातें नहीं हुई है। जब भी बात हुई आदिकाल में तो युद्ध के बारे में आपका हुआ है ना, यहाँ पर शौर्य के बारे में आपका हुआ है और वीर रस के बारे में बात हुई है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो सुंदर चित्र की कोई बातें नहीं होती है आदिकाल में, है ना। आदिकाल वीर गाथा काल है तो इसमें वीरता युद्ध वगैरह ये तो होता था भाई। यहाँ पर वीर रस आपका है, श्रृंगार आपका है, वीर तो होगा ही होगा क्योंकि युद्ध होता था। शौर्य आपका दिया है, यहाँ पर युद्धों का सजीव है, तो आपके पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए गए थे? बताइएगा कि विद्यापति जो आपके थे इनको मैथिल कोकिल कहा गया था, वो सर जी किस वजह से कहा गया था? तो इनकी जो आपकी रचना है सर जी आपकी कौन सी रचना है? तो आप कहेंगे सर ये पदावली है। पदावली जो आपकी है आपका ये हो जाएगा। वहीं पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कीर्ति पताका जो आपकी अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है ना, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी प्रकाशित नहीं होने वाली, प्रकाशित नहीं हुई है, याद रखना। संपादित तो हो गई है लेकिन प्रकाशित नहीं हुई है, तब आपसे कीर्ति पताका होती है। इसका आंसर आपका यह हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो कीर्ति पताका है और कीर्ति लता है इसकी जो रचना विद्यापति ने अवाहट भाषा में किया है। किस भाषा में? अवाहट भाषा में। वहीं पर पदावली जो आपकी है इसकी भाषा आपकी जो किया है वो आपकी मैथिल भाषा में किया है, ठीक है ना। आइएगा सर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? चंदन बाला रास के जो रचयिता हैं वो है आगसु हैं। कौन है सर? आगसु आपके हैं। चंदन बाला रास आगसु, ऑप्शन आपका डी बनेगा। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा कुछ रचना आपकी कार है और आपसे रचना लिखा गया है
जिन धर्म सूर्य की रचना आपके है, जो आपकी रचना यानी जो स्थूल भद्र रास है, इसकी रचना आपके जिन धर्म सूर्य ने किया है। रेवंत गिरी रास जो किया है वो आपकी विजय सेन सूर्य ने किया है। उपदेश रसायन जो आपका है वो आपकी जिनदत्त सूर्य ने किया है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो कुछ आपके सामने दिया है पॉइंट है कि अमावस्या के घड़ी झिलमिल चंदा, पूनम के घड़ी सूर्य, नाद के घड़ी ब्यांद गरजे, बाजद आनंद तूर। एक काव्य में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम आपसे पूछा गया है। तो सर जी ये जो आपके हैं गोरखनाथ है, इसका आंसर आपका भी हो जाएगा गोरखनाथ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो जो आपका है इसमें सर्ग कितने हैं, यानी पृथ्वीराज रासो के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सर जी पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदायी है ना, और इसमें आपसे सर्ग पूछा गया, इसमें कितने सर्ग हैं यहाँ पर बताना है, इसमें कितने सर्ग हैं आपका पूछा गया है। तो हमने कहा सर जी इसमें सर्ग जो आपके हैं वो आपके कितने 69 सर्गों में आपका है, यानी जो पृथ्वीराज इतना बड़ा महाकाव्य है ना, ये ऐसे नहीं इसको बड़ा महाकाव्य कर दिया गया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो दिया है 69, क्योंकि 68 तो ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। चंद्रवरदायी को 56 छंद बहुत प्रिय थे। आचार्य शुक्ल ने चंद्रवरदायी को हिंदी का प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो की हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना है। क्लियर हो गया है सर जी। यहाँ पर देखो अगला पूछा गया है, कह रहा है भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उत्तर कथन किस ग्रंथ के साथ संदर्भित हुआ है, यानी ये जो आपका कथन है वो सजी आपके पृथ्वीराज रासो के बारे में एक कथन दिया गया है। ये जो सजी आपका किस ग्रंथ में है, तो पृथ्वीराज रासो में आपका दिया गया है। सजी क्वेश्चन आपके आगे आते हैं, कह रहा है कि सांकेतिक अर्थ दर्शन के आधार कारण इनकी वाणियों की भाषा को सांध्य भाषा कहा है। यानी कि आपसे कह रहा है सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी जो वाणी है, इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। और सजी ये जो संध्या भाषा कहा गया किनकी भाषा को संध्या भाषा, तो आपके जो सिद्ध लोग आपके थे, यानी सिद्ध लोग थे, तो आपका आंसर सजी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। सिद्ध की वाणियों को संध्या भाषा कहा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर सजी दिया है आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट दिखाई देखने को मिलती है। हमने कहा आदिकाल में एक ऐसे कवि रहे हैं जो हिंदी के वर्तमान जो स्वरूप दिख रहा है ना, लगभग तो आपको भैया अमीर खुसरो है कि नहीं है, खड़ी बोली अमीर खुसरो, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सजी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि सजी पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस आपका कौन सा है। पृथ्वीराज रासो में सजी प्रमुख रस पूछा गया है कि सजी पृथ्वीराज रासो में जो आपका प्रमुख रस है वो आपका है क्या। तो अभी हमने आपको बताया पृथ्वीराज रासो, अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सजी रसों की बात कर लेते हैं, तो रसों में क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर इसमें वीरता और श्रृंगार का ही वर्णन हुआ है, यानी आदिकाल के जो आपके राजा रहे हैं उनमें वीर रस और श्रृंगार रस, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा। यानी यहाँ पर स्त्रियों से प्रेम करना, उनको लूट लेना, यानी कह सकते हैं उनका हरण कर लेना और उसके बाद युद्ध हो जाना, तो वीरता और श्रृंगार ये आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राहुल सकृत्यान ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। राहुल सकृत्यान ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। राहुल सकृत्यान ने हिंदी का पहला कवि सजी जो माना है वो आपके सराहपाद को माना है। सराहपाद ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। सजी यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है। यहाँ पर देखा जाए सजी आपका जो आंसर दिया गया है 26 नंबर में, वो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो सजी ये है महापंडित राहुल सकृत्यान, यानी सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से जो कहा है वो राहुल सकृत्यान ने कहा है। सजी इसी के पास एक क्वेश्चन और भी आपको मिल जाता है कि आदिकाल के कवि जो सराहपाद हैं, इनकी जो काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है। यानी जो हठ योग है, यानी जो सराहपाद की काव्य भाषा है, शैली है, वो हठ योग का पल्लवन करके आगे चलकर इनमें ही आपका हुआ है, इनमें से किस कवि में हुआ है। इसी प्रकार कॉपी एक प्रकार से करते हैं, कॉपी, यानी देखा जाए जो सराहपाद की कॉपी किया एक प्रकार से, वो कॉपी देखने को मिलती है आपके कबीर में, कॉपी देखने को मिलती है, यानी इन्हीं की जो आपकी भाषा है वो विकसित आपकी कबीर में आएगी। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा सर जी भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है। भरतेश्वर बाहुबली से आपसे क्वेश्चन पिछली बार भी बने थे, याद रखना भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आप कहेंगे सर ये जैन साहित्य है। क्या है सर, ये जैन साहित्य जो भरते बाहुबली है, बाहुबली से आपको मालूम है बाहुबली ये क्या है सर जी, आप कहेंगे सर जैन आपका है, तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाँ यूथ भी होगा, घटना चक्र भी होगी, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। जिसके पास यूथ बुक होगी यूथ पढ़ेंगे, यानी सब कुछ इसमें आपका है, ठीक है ना। हम यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर लेके आए हैं, तो कोई हमारी बुक नहीं है ना, ये आपकी यूथ बुक हो, घटना चक्र की बुक अभी इसी में आपको मिलेगी, जहां जरूरत जिसकी अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं वही आपको पढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकृत है, पिछली बार भी एलटी ग्रेड में पूछा गया था।
पिछली बार भी एलटी ग्रेड में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि शिलांकृत कृति आपकी कौन है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा राउरवेल है। क्या है सर जी? राउरवेल है। हमने कहा सर जी जो राउरवेल है इसकी रचना रोडा नामक कवि ने किया था, है ना। और ये कवि, ये जो आपकी रचना है ये गद्य पद्य की पहली रचना है, यानी सर जी चंपू काव्य की सर जी पहली रचना है। चंपू काव्य की जो सर जी है पहली रचना है, याद रखना है। और नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का जो आरंभ है वो सर जी याद रखना है राउरवेल से आपका माना जाता है। हमने ये बताया है कि राउरवेल जो आपकी है वो आपकी चंपू काव्य है, यानी गद्य पद्य में लिखी गई है। और ये हमने कहा ये शिलांकृत मतलब होता है शिला यानी पत्थर पर लिखी गई आपकी रचना है। किस पर है? पत्थर पर लिखी गई आपकी रचना है, इसको भी आपको याद रखना है। पिछली बार एलटी ग्रेड में क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और अगले क्वेश्चन को आते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है संदेश रासक किस काव्य का काव्य है। चलिए बताना है आपसे, क्वेश्चन दिया गया है संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है। हाँ वेरी गुड, यहां पर दिया गया, हमने कहा संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है संदेश रासक। तो सर जी संदेश रासक जो दिया है वो आपका है क्या प्रबंध काव्य है क्या? तो आपके जो संदेश रासक है ना ये सर जी खंड काव्य है, ये खंड काव्य है। और किसका है? अब्दुल रहमान का है, अब्दुल रहमान का है। सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अलवार संतों की जो संख्या मानी जाती है वो कितनी है। अलवार भक्तों की संख्या सर जी कितनी है? 12 मानी गई है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सर जी 12 हो जाएगी, याद रखना है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो अगला है कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है। क्या दिया गया है? कह रहा सर जी आपसे कह रहा है कैमास वध किस ग्रंथ की यहाँ पर प्रमुख घटना है कैमास वध। कैमास वध जो आपको मिलेगा वो पृथ्वीराज रासो के अंतर आपको मिलेगा, यानी आपका जो आंसर है वो आपका सी नंबर ये घटना देखने को मिलेगा पृथ्वीराज रासो में, याद रखना है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो बीसल देव रासो ग्रंथ नरपतिनाल है, कुमार रासो दलपति है, परमाल रासो जगनीक। सर जी यहाँ पर देखो पृथ्वीराज रासो की भाषा इनमें से है क्या? पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो आपकी इनमें से क्या है? पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो आपकी क्या है? डिंगल भाषा है, यानी जो आपका आंसर दिया गया है वो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, डिंगल आपका हो जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और आपसे क्या दिया गया है अब देखिए इसको समझिएगा क्योंकि इसमें बड़ा दिक्कतें होती हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं, जबकि अपभ्रंश और ब्रज के मिश्रित रूप को पिंगल कहते हैं। तो डिंगल पिंगल का भी मतलब समझिएगा, यानी राजस्थान के साथ अगर आप ब्रंश को मिलाते हैं तो आपकी डिंगल है, और अगर हम लोग ब्रज भाषा के साथ अगर मिला देते हैं ब्रंश को तो ये पिंगल होती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ऐसे याद रखना है, पी जो आपका है वो आपकी ब्रज भाषा क्षेत्र यूपी में है तो पी से यूपी पिंगल हो जाएगा, है ना, और राजस्थान वाला आपका डिंगल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की पहली रचना आपकी मानी गई है, यानी सर जी ये जो रचना है अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हो गई है और हिंदी की रचना ये मानी जा रही है। तो आपका आंसर सर जी क्या हो सकता है, यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 42 नंबर में ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बीसल देव रासो। यानी बीसल देव रासो जो आपकी रचना है एक ऐसी रचना है जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हो चुकी है और ये हिंदी की रचना आपकी मानी जा रही है, यानी अपभ्रंश जो आपका था वो आपका जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हुई आपकी है बीसल देव रासो आपका हो जाएगा। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट आपसे देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि पंडित क्या दिया है, पंडित शैल सत्य बखाणे देह बुद्धि बसंत न जाने, यह किसकी काव्य पंक्ति है। सर ये जो आपकी पंक्ति है वो आपकी किसकी पंक्ति है, तो सर जी ये है आपकी सरह पाद की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सर सरह पाद, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आला उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का जो वर्णन है वो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो सर जी यहाँ पर एक बात याद रखना है, जो आला उदल रहे हैं आला उदल के बारे में जो वीरता देखने को मिलती है वो सर जी परमाल रासो मिलता है, इसीलिए परमाल रासो का दूसरा नाम आपका आहला खंड के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग आहला खंड के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, याद रखना है। सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में है ना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है, यानी राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि जो माना है उस जी किसको माना है। चलो राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला जो कवि माना है उस जी किसको माना है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर आपका 45 में से क्या बनेगा, तो सर जी ये आपके स्वयंभू है, यानी जो आपका आंसर है वो सर जी स्वयंभू के साथ आपका राइट हो जाएगा। सर जी यहाँ पर दिया है कि नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता जो सर जी मानते हैं किसको मानते हैं, नाथ साहित्य दिया है, नाथ साहित्य जो आपके हो जाएंगे वो सर जी आपके गोरखनाथ हो जाएंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सर जी यहाँ पर देखो दिया है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है ये पृथ्वीराज रासो का, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सर जी आपसे दिया गया है अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है, कई बार पढ़ा है हमने कहा। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो जनता है रामचंद्र शुक्ल है, यानी संचित प्रतिबिंब है रामचंद्र शुक्ल के साथ जाएगा, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं,
उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही ये इनके पदों को भी या किसके पदों की तुलना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गीत गोविंद से किया है। यानी यहाँ पर गीत गोविंद से किया है ये आपकी रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ पर देखा जाए सजीव 49 नंबर में, तो ये सजीव विद्यापति से किया है, क्योंकि गीत गोविंद है तो आपका विद्यापति हो जाएगा। भाई जवाब से दिया गया गीत गोविंद, तो गीत गोविंद है, आप कहेंगे सर विद्यापति हो जाएगा, ये नंबर आपका बन जाएगा। सजी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, देसिल बयाना सबजन मिठा, ये किस भाषा की काव्य पंक्ति आपकी दी गई है? देसिल बयाना सबजन मिठा है ना, अपने देश की भाषा सबको प्यारी लगती है। तो सर जी ये जो आपकी कहा है वो किसने? तो आप कहेंगे सर ये देसी भाषा है, यानी आप अगर अपने क्षेत्र से हैं तो आपको अपने यहाँ की भाषा बड़ी अच्छी लगती है। तो वही दिया है ऑप्शन आपका डी, यहाँ पर सर जी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है, चलिए हमने कहा दिया है, गोरी सेवे सेज पर मुख पर डारे केस, पंक्ति ये है किसके द्वारा आपकी रचित की गई है? सर ये पंक्ति जो आपकी है अमीर खुसरो के द्वारा रचित की गई है। यानी जब गौरी यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर देखा जाए इनके जो आपके अमीर खुसरो के जो गुरु थे, है ना, गुरु की जब मृत्यु हो जाती है ना, यानी निजामुद्दीन औलिया जो आपकी थी इनके गुरु थे। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। जब औलिया की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाती है उस समय यहाँ पर बोलते हैं गोरी सेवे सेज पर मुख पर डाले केस, तो सजी इसका आंसर आपका डी के साथ जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना किया है? तो आदिकाल में देखा जाए तो आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना जो किया है वो आपकी अमीर खुसरो ने किया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सर यहाँ पर अगला दिया है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता आपके कौन है? पृथ्वीराज रासो आप कहेंगे सर चंद्रबरदाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, चंद्रबरदाई आपका हो जाएगा। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, हमने देखो आपको बताया है कि पृथ्वीराज रासो 69 अध्याय में है और 68 छंदों से युक्त आपका महाकाव्य है। चंद्रबरदाई को 56 छंद का विशेषज्ञ भी माना गया है। सर जी विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? बताना है। जो सर जी विद्यापति थे, विद्यापति जो आपके थे वो किसके दरबारी कवि थे? बता सकते हैं, किसी को याद है? चलिए बताइएगा, जो विद्यापति हैं वो किसके दरबारी कवि रहे हैं? यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा सर जी वो राइट क्या हो जाएगा? 54 नंबर में। हाँ ये रहे हैं कीर्ति सिंह के दरबार में, याद रखना है कीर्ति सिंह, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, कीर्ति सिंह आपका हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सर जी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? यानी वो सिद्धों में आपका नाम आता है और नाथों में भी आता है, ये दोनों में आपके रहे हैं और दोनों में आपके रहे हैं। तो सर जी इनका नाम है सराहपाद राम है। क्या नाम है? सराहपाद है। ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है आला खंड नाम से प्रसिद्ध रचना आपकी कौन सी है? राधे राधे भैया, राधे राधे। आला खंड नाम से प्रसिद्ध रचना जो आपकी सजी है इनमें से वो आपकी है कौन? आला खंड दिया है तो हमने कहा आला खंड होता है क्या? परमाल रासो होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सजी यहाँ पर देखो दिया गया है कि 12 बरस लोग कुकर जिए और 16 लोग जिए सियार, ये जो पंक्ति है वो आपकी किसकी है? सर ये पंक्ति जो आपकी है वो जगनिक की है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जगनिक बन जाएगा। सर यहाँ पर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? मैथिल कोकिल के नाम से सभी जानते हो, किसको जानते हैं? हाँ बिल्कुल सही है सर, 57 की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा सर विद्यापति को कहते हैं, ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। देखा जाए तो बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि भी कहा है ना, याद रखना है कि विद्यापति ने आपके बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि भी कहा है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया है, चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? देखो अब आपसे पूछा गया चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई जो आपके थे वो सर जी पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, नंबर आपका राइट हो जाएगा। सर जी नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? नाथों की कुल संख्या जो मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है? यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर नाथों की संख्या कुल कितनी है? चलो भैया 12 है या 9 है, क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? चलिए नाथों की कुल संख्या जो आपकी होती है सर जी 12 मानते हैं, है ना, कितने मानते हैं? 12 मानी जाती है। हमने कहा किताबों में भी गलतियां होती हैं। अब दोनों चीज एक साथ में आ गया है, अब हम लोग क्या करेंगे? यानी यहाँ पर हमने कहा है कि नाथों की जो कुल संख्या है वो सर जी आपकी 12 में लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखो किताब में आपसे 9 भी दे दिया गया है ना, कितने दे दिया है? 9 भी दे दिया है। अब सर जी हम आप बताइएगा कि यहाँ पर बात हम किसकी माने? नाथ 9 है, 12 अलवार है, 63 नैनार है और 84 जो आपके हैं वो सिद्ध आपके दिए गए हैं। यानी अलवार संतों की जब बात होती है, हमने कहा नाथों की संख्या पूछा है 9 है, और सर जी जब बात करते हैं अलवारों की संख्या बात करते हैं तो आपके यहाँ पर क्या हो जाती है? 12 हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सर? ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? सर जी बताना है। आपसे कह रहा है रानी केतकी की कहानी के जो रचनाकार आपकी इनमें से कौन है? तो हमने कहा रानी केतकी की कहानी मुंशी ईसा अल्लाह खां होते हैं, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? सी नंबर इसमें राइट हो जाएगा, रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन आपका सी बनेगा। हमने आपको ये भी आपको बताया है कि इसका एक और नाम है ना, उदय भानचरित। यानी यहाँ पर अगर आपसे कभी पूछे कि रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है तो आप कहेंगे सर उदय भानचरित भी आपका है।
यहाँ पर सर दिया गया है कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि आपके कौन है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बना दिया है और सर जी ऐसे पहले कवि जो आपके हैं वो आपके कौन है, तो ये अमीर खुसरो है। सर जी याद रखना, बी नंबर अमीर खुसरो हो जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए सर अगला पॉइंट आपसे पूछा गया और आपसे कह रहा है देखो हम जरूरत वाले ही आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। पढ़ाने को तो किताब पूरी होगी, लेकिन पूरी किताब को थोड़ा पढ़ाना है, फिर मतलब क्या रहा हमें पढ़ाने का, है ना। आप अगर पूरी किताब पढ़ रहे हैं तो आपकी बात दूसरी है, हम तो वही पढ़ाएंगे जो प्रयास होता है कि एग्जाम में आपको मिले। सर जी यहाँ पर आपको मिलान कर देना है, बीसल देवरासो हमने कहा नरपति नाल हो जाएगा। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो खालिक बारी के नाम से अगर हम बात करते हैं तो अमीर खुसरो आपके हो जाएंगे, यहाँ पर अमीर खुसरो आपके हो जाएंगे। सर जी यहाँ पर देखा जाए भरतेश्वर बाहुबली रास, ये किसकी है, सालभद्र सूरी की है, यहाँ पर सालभद्र सूरी हो जाएंगे। दोहा कोश की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोहा कोश हो जाएंगे, सराहपाद हो जाएंगे, यहाँ पर आपका बनेगा। तो भैया इस प्रकार से बना है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बीसल देवरासो नरपति नाल है, खालिक बारी अमीर खुसरो है, भरतेश्वर बाहुबली रास सालभद्र सूरी है, दोहा कोश सराहपाद है और कीर्ति लता आपके विद्यापति हो जाएंगे। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है, बताओ। पिछली बार भी एलटी ग्रेड में क्वेश्चन पूछा भी गया था। यहाँ पर देखा जाए जो आपके गोरखनाथ है इनकी जो साधना पद्धति का नाम है वो आपका है क्या। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा सर जो आपका इनमें से क्या बन सकता है, तो आप कहेंगे सर ये जो पद्धति है वो आपकी क्या हो जाएगी। 70 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर हठ योग है, क्या है सर ये हठ योग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हठ योग हो जाएगा। हमने आपको ये बताया था हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्र, इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ को नाथ पंथ का आरंभकर्ता माना गया है। एलटी ग्रेड में क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था, आपको याद आ गया होगा, ठीक है ना। सर जी हेमचंद का सिद्ध हेम शब्दानुशासन जो आपका है वो आपका है क्या, तो सर जी 71 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है वो व्याकरण ग्रंथ है, यानी जो सिद्ध हेम शब्दानुशासन है ये हेमचंद का व्याकरण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है। पाहुड़ दोहा के जो रचनाकार हैं वो आपके राम सिंह है, ऑप्शन बी हो जाएगा, राम सिंह बनेगा। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ यह कथन किस लेखक का है, मैं हिंदुस्तान का तूती हूँ, सर जी आपके अमीर खुसरो हो जाएंगे, ए नंबर आपका बन जाएगा। सर यहाँ पर दिया है देसिल बौना सबजन मिठा, देसी भाषा के मिठास ये जो वर्णन करने वाले रचनाकार है आपके हैं कौन, तो अभी आपको बताया गया था सर ये विद्यापति हैं। देसी भाषा यानी आपका आंसर डी हो जाएगा, विद्यापति ने आपका कहा है। सर जी आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि विद्यापति किसके आश्रित कवि रहे हैं, जो विद्यापति रहे हैं वो किसके दरबारी कवि आपके माने गए हैं, तो विद्यापति जो थे वो शिव सिंह के दरबार में रहते थे, यानी विद्यापति जो आपके थे वो तिरहुत के एक राजा थे शिव सिंह, उनके आश्रित कवि थे। तो इसका जो आंसर आपका है वो सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है पृथ्वीराज रासो की कवि आपके हैं, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई हो जाएंगे, बी नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर देखा जाए तो नरपति नाल बीसल देव रासो जयशंकर प्रसाद कामायनी और जयसी पद्मावत है। पृथ्वीराज रासो किसके प्रति अनुरक्त था, पृथ्वीराज रासो जो आप था वो संयोगिता के प्रति अनुरक्त था, प्रेम में बिल्कुल पगलाया गया था, है ना। तो इसका आधार बनाकर भी यहाँ पर देखा जाए चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना कर डाला था। पद्मिनी जयसी कृत पद्मावत की नायिका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया है कि नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या होता है। यही क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया था कि नाथ संप्रदाय में हठ योग का मतलब होता है हा का अर्थ सूर्य है और ठा का अर्थ चंद्र होता है, दोनों का मिला के ही होता है, यानी आपका आंसर डी के साथ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। सिद्ध साहित्य से सजी किसका नाम नहीं आता है, तो हमने कहा सजी सरापा है, कुकरिप्पा है, सबरपा भी है, लेकिन गोपीचंद आपके नहीं है। यानी एलटी ग्रेड 2018 में भी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो दिया गया है सरापा में इनका नाम नहीं आता है, यानी आप कहेंगे सर जो गोपीचंद का नाम है ये आपके कह सकते इसमें नहीं आता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर से एलटी ग्रेड है, राउल वेल किस तरह की रचना है। हमने बताया कि राउल वेल जो रचना है ये गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है ना, शिलांकृत कृति है, यानी आपका आंसर सर जी फर्स्ट नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसकी रचना रोड़ा कवि ने किया था, रोड़ा डाल दिया राउल वेल रोड़ा कवि, है ना। और ये कैसी है, शिलांकृत कृति है। सर अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है, कह रहा है हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार सालभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि है। तो सर जी ये भी एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था। यहाँ पर दे सकते हैं कि हिंदी के किस इतिहासकार के अनुसार सालभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर हो जाएगा ये गणपति चंद्र जो आपके हैं गुप्त हैं, गणपति चंद्र गुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश क्या है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। ये जो आपका कथन दिया है सर ने वो दिया है आपके रामचंद्र शुक्ल ने दिया है कथन। अधिकतर देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल का योगदान बहुत हिंदी साहित्य में है। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कवि है जो आदिकाल से संबंधित नहीं है, यानी आदिकाल से संबंधित इनमें से कौन सा कवि नहीं है। यहाँ पर देना है
तो हम कहेंगे सर आदिकाल से संबंधित कवि नहीं है, अमीर खुसरो भी आदिकाल से हैं, विद्यापति भी हैं, हेमचंद हैं, लेकिन जो दिया है गदाधर भट्ट, गदाधर भट्ट सर जी आपके नहीं है। ये गदाधर भट्ट जो आपके हैं वो तेलंगाना से हैं। कहां से हैं? वो आपके तेलंगाना क्षेत्र से आपके हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। सर जी दिया गया है अगला पॉइंट, अगला पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं तो अगले पॉइंट में आ जाते हैं सर जी हम लोग। चलिए, कालक्रम के अनुसार रचनाकारों का सही क्रम आपसे पूछा गया है, तो इसका आप लोग सरापा देखिए 769 हो जाएगा। पुष्पदंत आपके 10वीं से हैं, अद्यहमाम 12वीं से हैं और हेमचंद जो आपके हैं वो सर जी आपके 12वीं से हैं। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना किया है? बताइएगा कि विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना किया है। विद्यापति जो रहते थे वो शिव सिंह सेंगर है ना, विद्यापति जो आपके रहते थे वो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो शिव सिंह सेंगर के यहाँ रहते थे है ना, और हमने कहा सर जी शिव सिंह के यहाँ पर आश्रय रहते हुए 16 ग्रंथों की रचना किया था। यानी सर जी कितने ग्रंथों की? तो आपके 16 ग्रंथों की रचना किया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 16 ग्रंथों की रचना किया था। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहते हैं, कीर्ति लता कीर्ति पताका इनकी बहुत अच्छी रचना है। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते हैं, श्रृंगार काव्य इनमें से कौन है? श्रृंगार काव्य की बात करते हैं तो आपका ये सर जी बीसल देव जो रासो है, यानी बीसल देव रासो जो आपका है ये क्या है? एक आपका श्रृंगार काव्य है। अगला क्वेश्चन को दिया गया और आपसे कह रहा है मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि आपके कौन है? मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि पूछा गया है, तो आपकी मैथिली बोली में जब नाम आता है विद्यापति का आता है। सर जी यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो सर जी पुष्पदंत की रचना नहीं है, हमने कहा सर जी महापुराण है, प्रणय कुमार चरित है, जसहर चरित है, लेकिन पौम चरित तो आपका है नहीं है। पौम चरित आपकी है क्या भाई? ये पुष्पदंत की है क्या? पौम चरित जो आपकी है वो क्या पुष्पदंत की है क्या? चलो ये स्वयंभू की है ना, पौम चरित जो आपकी है वो आपकी स्वयंभू की है, स्वयंभू की है भाई साहब, यहाँ पर स्वयंभू हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सरापा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो भैया जो सरापा थे ना, सरापा का जो आपका संबंध है वो आपकी किससे है? तो सरापा का जो संबंध आपका हो रहा है वो सर जी आपके सिद्ध साहित्य से है ना, यानी सरापा का संबंध सिद्ध साहित्य से हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? तो सर जी शिलांकित कृति हमने बताया था राउरवेल जो आपकी है ये शिलांकित कृति है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, सालभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? सालभद्र सूरी की रचना का नाम सर जी क्या है? तो आकेंगे भरतेश और बाहुबली है, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। यहाँ पर दिया है अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? अब अमीर खुसरो जानते थे तूतीय हिंद, इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से आपको नहीं लिखना है, याद रखना। अमीर खुसरो को हम जानते हैं तूतीय हिंद, डैश नहीं लगाना है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, याद रखना तूतीय हिंद इस प्रकार से लगाना है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि उपदेश रसायन के रचयिता आपकी कौन है? उपदेश रसायन के जो रचयिता हैं वो आपकी जिन दत्त सूरी हैं। कौन है सर जी? जिन दत्त सूरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका जो बनेगा सर जी क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर यहाँ पर जिसका आ रहा है जवाब है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका बन जाएगा। तो चलिए फिर आज के लिए विदा चाहते हैं, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।